दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, मैं हूँ शायान उमैद अलेक्जेंडर, ठीक है? हमारे साथ हैं फरासत अली दानिश साहब कराची से, ठीक है? कराची और इस्लामाबाद में पिछले 5 दिन काफ़ी गर्म माहौल रहा है, ठीक है? हमने काफ़ी चीज़ों का सामना किया है, ठीक है? हालात काफ़ी टाइट हो चुके थे। तो एक हमारा ना मैं नमल में पढ़ता था ना इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में, तो हमारे एक बस कंडक्टर होते थे वहाँ पे, तो वो कहते थे, "शायान हालात बहुत टाइट है, हालात बहुत टाइट है शायान।" तो वो फ्रेज़ मुझे उस टाइम पे ना याद आ रहा था जब ये सब कुछ हो रहा था, जो पिछले 4-5 दिन सबको पता है क्या हुआ है। सो वही है एंड आई थिंक थैंक गॉड सैनिटी प्रिवेल्ड, थैंक गॉड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पीस नाउ और पीस का जो कबूतर है उसको हमेशा जो है ना परवान चढ़ानी चाहिए, उसके बारे में बात करते रहना चाहिए, ठीक है? और ज़ीनोफोबिक नहीं होना चाहिए कभी भी, ज़ीनोफोबिक जिसको नहीं मतलब पता कि हेटेड टुवर्ड्स अ कंट्री, वो कभी नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ है और मैं ये इसी चीज़ का मैसेज देता रहूँगा एज़ अ पाकिस्तानी। फ़रासत भाई आप बताएँ, कराची में आजकल सुना है बड़ी गर्मी है और सुना था कराची पोर्ट तबाह कर दिया गया है। तो ये काफ़ी खबरें आ रही थी तो मैंने सुना सोचा आपसे पूछ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमें भी यही लगा था जब ये खबरें हमें भी आ रही थी कि कराची पोर्ट तबाह हो गया है, और वीडियोस भी ऐसी आ रही थी। तो फिर कुछ ऐसे ही दोस्तों से बात की जो पोर्ट के करीब ही रहते हैं, तो मैंने पूछा भाई क्या चल रहा है। सुन, इंडियन मीडिया तो ये बता रहा है कि पोर्ट तबाह हो चुका है। तो उन्होंने कहा यार मैं तो पोर्ट के साथ ही जो है वो बिरयानी खा रहा हूँ। पोर्ट के साथ ही बैठा हूँ। तो ये अभी तक तो कुछ हाँ, भी नहीं हुआ यहाँ पे। तो फिर ये भी सुनने में आया था कि वो आईएनएस विक्रांत पोर्ट के जो है वो सामने आके खड़ी हो गई है, उनकी जो बैटलशिप हुँ, है। तो उसमें भी खैर उस खबर में भी कोई सदाकत नहीं थी। ऑल इन ऑल काफ़ी थोड़ा सा पैनिक तो रहा आवाम में, लेकिन ज़्यादातर सेंटिमेंट यही था कि आने दो, देख लेते हैं। हाँ, आने दो देख लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। तो ये चीज़ थी एंड टॉपिक्स की तरफ अब हम आ जाते हैं, हमारे काफ़ी आज गरमा-गरम टॉपिक्स हैं। मेरे ख़्याल हम्म। से पहले थोड़ी हॉलीवुड पे कर लेते हैं बात, क्योंकि ये है कि पाकिस्तानी मूवीज़ पे तो हम बात करते ही रहते हैं। वो मैं मुझे ऐसा लगता है कि जब हम हॉलीवुड पे बात करते हैं ना, तो वो थोड़ा हम क्या कहते हैं अनकन्वेंशनल बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे मोस्टली हम कंटेंट पाकिस्तानी इंडियन कंटेंट की बात होती है। तो आप हम्म। स्टार्ट कर दें, मेरे ख़्याल से डेयरडेविल से ही स्टार्ट कर लेते हैं फिर, जो सीज़न आया है अभी रिसेंटली। और मैंने जो ऑफ कैमरा भी हमारी बात हो रही थी कि 50 एपिसोड्स की एक बात चल रही है कि 50 एपिसोड्स होंगे, हो सकता है 5 सीज़न्स हों, लेकिन अभी तक कन्फर्म यही हुआ है कि 2 सीज़न होंगे इसके, क्योंकि अभी तक हम्म। 18 सीज़न शूट हुए हैं, जो आपने भी बताया था ऑफ कैमरा। तो ये इसकी क्या कहानी है और ये नेटफ्लिक्स पे पहले जा रहा था, वो भी मैंने आर्टिकल पढ़ा है। अब ये जा रहा है यहाँ पे डिज़नी प्लस पे, इसका मैंने ट्रेलर देखा तो वो डिज़नी प्लस का था। तो ये कैसे शिफ्ट हुआ यहाँ पे? आ, ये सबसे पहले तो ये सीज़न जब इसका स्टार्ट हुआ था, नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुआ था ये 2015 में। उसके बाद इसके हुँ, 2 और सीज़न आए, टोटल 3 सीज़न आए। उसके हुँ, बाद जो है वो डिज़नी ने, मार्वल स्टूडियोज़ ने, क्योंकि ये सारे कैरेक्टर्स मार्वल के ही थे, तो उन्होंने हुँ, नेटफ्लिक्स से इस शो के राइट्स एक्वायर कर लिए। एक्वायर कर उसके लिया। बाद, ओके। हाँ, उसके बाद फिर इन्होंने मेरे ख्याल से 2022 में ये अनाउंसमेंट की थी कि डेयर डेविल का नया सीज़न आ रहा है जिसका नाम होगा डेयर डेविल बॉर्न अगेन। हुँ, और इसमें वही 2 कास्ट मेंबर्स होंगे जो नेटफ्लिक्स वाले सीजन्स में थे। मेन लीड जो डेयरडेविल प्ले कर रहे हैं चार्ली कॉक्स, और जो विलन है इसके किंगपिन का रोल जो प्ले कर रहे हैं विंसेंट डोनोफ्रियो। तो हाँ, ये खबर सुन के जो आवाम थी वो काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी कि जो है वो जो दो दो मेन लीड जो हैं इस शो के, वो वापस आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा शो होने वाला है। वापस आ रहे और अनाउंस ये हुआ था कि इसकी इस सीज़न की 18 एपिसोड्स होंगी। तो पब्लिक और भी हैं। एक्साइटेड थी कि आजकल जो सीज़न्स आ रहे हैं उसकी इतनी एपिसोड्स आमतौर पे होती नहीं है। तो होती नहीं है। पब्लिक वाज़ वेरी एक्साइटेड। लेकिन बट ये उसके, पहले सीज़न में 9 हाँ, एपिसोड ही हैं, जो अभी तक पहला आया है उसमें तो 9 ही एपिसोड हैं। हाँ, इसमें 9 ही है क्योंकि जब ये हाँ, शो पूरा कंप्लीट हो गया था तो जो स्टूडियो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको ये हाँ, सीज़न दिखाया गया तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि और पुराने वाले कैरेक्टर्स लाए जाएँ, और और इनको स्टोरी दोबारा से रीडू की जाए।
तो अभी हुँ, जो सीज़न रिलीज़ हुआ है 9 एपिसोड्स, वो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है जो इनिशियली पहले थी। तो 9 एपिसोड जिन्होंने अभी रिलीज किए हैं, और अभी शूटिंग सीजन 2 की चल रही है, उसमें भी 9 एपिसोड्स ही होंगे। तो अभी जो एक तरह से कहानी चल रही है वो अगले सीजन में जाके कंप्लीट हो जाएगी। और अभी तक हमारे पास खबर यही है कि जो है इसके फिलहाल तो 2 ही सीजन हैं। हो सकता है जब सीजन 2 इसका एयर हो रहा हो तब ये आगे के सीजन्स की भी अनाउंसमेंट कर दें, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारे पास जो स्टिल इमेजेस आई हैं, सेट इमेजेस, वो भी सीजन 2 की आई हैं अभी, और अभी तक सीजन 3 की कोई कंफर्मेशन नहीं है। हुँ। शो कैसा था इसके बारे में बात करें तो शो वाज वेरी गुड। हाँ, सब हाउ ने हाउ जो वाज़ है इट? वो, हाँ, सबने जो है वो मार्वल इज बैक, मार्वल इज बैक के नारे लगाना शुरू कर दिए थे। ट्विटर पे हैशटैग भी चल गया था मार्वल इज बैक। और जब सीजन अभी जो सीजन आया डेयरडेविल बॉर्न अगेन, उसकी एपिसोड 1 और 2 जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि यार सच में मार्वल इज बैक, क्योंकि दोनों एपिसोड्स बहुत कमाल थी। सीजन जैसे कमाल थी। जैसे आगे बढ़ता रहा, एपिसोड आगे बढ़ती रही, सीजन 5, 6, 8, 8 एंड 9 बेसिकली। तो फिनाले के बाद हुँ, यही फीलिंग थी कि काम तो इन्होंने बहुत अच्छा किया है, लेकिन उन्होंने जो हुँ, पहले 18 एपिसोड शूट की हुई थी, उन्होंने उसको 100% स्क्रैप नहीं किया। उन्होंने कुछ हाँ, रीशूट्स किए और पुरानी एपिसोड्स में ही चंक्स को उसको रीशूट किया है, चंक्स को रीशूट चंक्स किया को। और पुरानी एपिसोड में ही उसको ऐड कर दिया। तो इससे क्या होता हाँ, है कि ओवरऑल पैकेज जो है वो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप इसको बिंज वॉच करोगे ना, आप इसको नोट करोगे कि ये बहुत ज़्यादा पैची फील होता है, क्योंकि मतलब कुछ स्क्रिप्ट आप, की हाँ, राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, वो इस तरह से हाँ, बुना नहीं हुआ जिस तरह बुना हुआ था। हाँ, थोड़ा बहुत आपको ना वो इनकंसिस्टेंसीज फील हो जाती हैं। स्क्रीन जैसे प्ले कि में। कौन सा सीन जो है वो पुराने शूट्स का है और कौन सा सीन जो है नए शूट्स का है, ये चीज़ आपको नहीं फील हो शूट। जाती है। तो ऑल इन ऑल इट वाज वेरी गुड। तो कि मतलब सबकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, एक्शन अच्छा था, विजुअल इफेक्ट्स नेटफ्लिक्स से बहुत बेहतर थे, क्योंकि जाहिर सी बात है नेटफ्लिक्स शोज़ का इतना बजट नहीं था जो डिज्नी के पास है। तो इसमें बजट भी ज़्यादा लगा है बाकी सीजन से। और जो हाँ, जो अच्छे-अच्छे एलिमेंट्स थे नेटफ्लिक्स वाली सीरीज़ के, वो सारे इसमें उन्होंने ऐड करने की कोशिश की है। हुँ। बट ये है कि सीज़न 2 मैं देखना चाहूँगा, सीज़न 2 किस तरह का होता है, कि इसको मैं परफेक्ट शो तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बहुत अच्छा शो कहूँगा। आपको डायरेक्शन कैसी लगी और उसके कितने नंबर आप देंगे इसके अंदर? क्योंकि आई थिंक इसको डायरेक्शन, डायरेक्ट किया है हाँ, हाँ, इसकी सिनेमेटोग्राफी वैसे हिलरी फाइव स्पेरा ने भी की है, पेड्रो गोमेज़ ने की है, जेफरी बॉल्ड्रन है, उन्होंने की है। तो डायरेक्शन वाइज़ आपको क्या लगता है वो कैसा कैसा गया हाँ, सिनेमेटोग्राफी वाइज़? डायरेक्शन वाइज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली इस सीज़न का जो एपिसोड 8 था, उसकी डायरेक्शन हुँ, बहुत अच्छी है, और वो इस वजह से और भी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि उसको डायरेक्ट किया हाँ, है लोकी लोकी के डायरेक्टर्स ने, जिन्होंने लोकी प्रोड्यूस किया था। डायरेक्टर्स ने। हुँ, हुँ, तो हुँ। इस वजह से उनके काम की आपको झलक दिख जाती है। जब कुछ अलग सा काम आपको दिखता है ना, तो आपको पता चल जाता है कि ये अच्छा काम हुआ हुआ है। ऑल इन ऑल बिल्कुल। डायरेक्शन वाइज, सिनेमाटोग्राफी, लाइट्स, ये सब कुछ बहुत अच्छा था। स्टोरी भी अच्छी ही थी, बस थोड़ा-सा पैची फ़ील होता है। द ये मेरी इस शो से एक इकलौती जो है वो एक निटपिक है कि ये थोड़ा-सा पैची हुँ, फ़ील होता है। हुँ। या और ये डेयरडेविल 2015 में जो सीज़न आया था आई थिंक 15 से 18 चला था ना वो? इससे पहले जो आया था हाँ, डेयरडेविल 18 में मेरे ख्याल से इससे सीज़न 3 आया था। सीज़न 3 आया था उसमें खत्म हुआ था। आई थिंक उससे भी काफ़ी लोग कंपैरिज़न कर रहे थे और लोग कहते हैं कि काफ़ी अच्छा है उससे, काफ़ी बेटर है क्योंकि उसी क्या कहते हैं ट्विटर में मैं देखा था, कह रहे हैं कि उसी की ओरिजिनल जो कास्ट है वो इन्होंने कैरी आउट किया तो उसकी वज़ह से लग रहा है कि वो विद अ बैंग वापस आए हैं और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उससे बेटर है मतलब जो 15-18 वाला था 2015 से 18 तक जो सीरीज़ चली थी। तो कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हाँ, हैं। आप एग्री ब करते हैं? बेटर नहीं, बेटर तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो बहुत वेल मेड शो था, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड फ़ील होता था नेटफ्लिक्स वाला। और ये वाला हाँ, डिज़नी डिज़नी का जो है डेयरडेविल बॉर्न अगेन, वो इतना स्ट्रक्चर्ड फ़ील नहीं होता। इस वज़ह से मैं नेटफ्लिक्स ओके। से बेटर नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, ये है कि हाँ, सेम लेवल पे आप रख सकते हैं कि क्यों जो स्टोरी स्ट्रक्चर
की थोड़ी बहुत लैकिंग मुझे इसमें दिखी, वो इसके विजुअल इफेक्ट्स और बाकी चीज़ें जो इसमें बजट लगा है वो चीज़ें पूरे कर देती हैं। तो इस वजह से मैं सेम ही रखूँगा दोनों को, कोई ऐसा नहीं है कि नेटफ्लिक्स वाला ज़्यादा अच्छा था या ये वाला ज़्यादा अच्छा था। कास्ट की जहाँ तक बात है, वो पुराने नेटफ्लिक्स शो वाली कास्ट उन्होंने रखी है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो थ्रू आउट द सीज़न है। जैसे इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं जो सिर्फ़ सीज़न सॉरी एपिसोड 1 के लिए हैं, और कुछ हुँ, वही कैरेक्टर्स जो है वो फिर डेब्यू अपना अपीयरेंस देते हैं लास्ट एपिसोड में। तो पहली और 9th एपिसोड्स के लिए वो आए, बाकी मिड ऑफ द सीजन में वही कास्ट है जो नई कास्ट उन्होंने रखी है। सिर्फ दो जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस शो के, चार्ली कॉक्स और विंसेंट डोनाफ्रियो, डेयर डेवल और किंग पिन, यही इन्हीं पे स्टोरी रिलाई करती है पूरे 9 सीजन एपिसोड्स के लिए। ओके, ओके। और इसमें मेरे ख़्याल से जो फीमेल लीड थी वो भी नहीं दी है ना इन्होंने? जो वो भी नहीं हुआ है, फीमेल लीड जो थी हाँ, डेबोरा एन डेबोरा है एन जिसका नाम। वोल्ट तो वही है, कैरन है जो हाँ, पुराने सीजन्स में भी थी। तो हाँ। वो बस उनका अपीयरेंस सिर्फ वो फर्स्ट मेरे ख़्याल एपिसोड से और 9th 15, एपिसोड के 16, लिए था। 17, 18, 18 में थी ना? इस 15 से हाँ वो 18 थी। में थी वो। हुँ, हाँ वो थी हाँ, उसमें, और उसने पनिशर के सीजन में भी अपीयरेंस दिया था। तो वो बस फर्स्ट और 9th एपिसोड के लिए, बाकी इस शो के लिए फीमेल लीड दूसरी हैं। हैदर ग्रे हाँ। उनका कैरेक्टर का नाम था, उनका रियल नेम तो मुझे नहीं पता, अगर आपके पास आ रहा हो तो आप बता दें। उनका नाम था मार्गरीटा लेविवा। शायद हाँ। हैथर हैथर ग्लेन का नाम था। हैदर हैथर ग्लेन, ग्लेन। जी। हाँ, सही सही सही, तो यही नाम था। तो हाँ, ऑल एंड ऑल मजा आया यार देख के, बड़े अरसे बाद मार्वल का कोई कंटेंट एंजॉय किया है। हाँ। राइट, राइट। अच्छा, ये तो चलो हम इसको आगे फर्दर भी रिव्यू करेंगे जब दूसरा सीज़न आएगा। मेरे ख़्याल से अब हम आ जाते हैं अपने जो दूसरा टॉपिक था ऑब्वियसली थंडरबोल्ट्स, ठीक है? अच्छा, मैंने ना थंडरबोल्ट्स का भी ट्रेलर देखा, फिर मैंने वो कैप्टन अमेरिका का ट्रेलर देखा। मुझे कैप्टन अमेरिका का तो ट्रेलर बहुत ही शानदार लगा। मैं उसको देखूँगा अभी जाके, वो तो 100% मैंने देखनी है वो जाके, वो मूवी वो जो है। ये भी मुझे सही लगा। थोड़ा मुझे कलर ग्रेडिंग में था यार कि वो कलर ग्रेडिंग ना कुछ ज़्यादा शायद डार्क हो गया है और कुछ ज़्यादा वो हो गया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट वाज़ वेरी गुड। जो आप ट्रेलर अगर देखोगे ना ट्रेलर वाइज़ तो बहुत अच्छा है। आपने तो ख़ैर मेरे ख़्याल से मूवी भी देखी हुई है, तो आपको कैसी हम्म, लगी थंडरबोल्ट्स? मुझे अच्छी लगी यार, मुझे हाँ, अ, क्योंकि पहले सिनेमा का एक्सपीरियंस अगर 2025 की बात की जाए तो उनका सबसे पहला जो कंटेंट आया था मार्वल का वो था कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड ना। तो हाँ, वो देख के तो ऐसा ही लगा था कि पैसे ज़ाया ही हुए हैं। बहुत बुरी मूवी है। तो उसके बाद फिर काफ़ी रिलेक्टेंट था, सोच रहा था कि यार इसका तो कोई मतलब ये डिजिटल पे आ जाए फिर ही देखते हैं, नहीं जाते सिनेमा। थंडरबोल्ट्स वैसे भी कोई इतनी अपीलिंग कास्ट भी नहीं थी इसकी, कोई कोई मेन मार्वल कैरेक्टर भी नहीं था हाँ, इसमें। इतनी अपीलिंग नहीं है तो वाक़ई में। बट हाँ, इसका तो बजट इस बहुत ज़्यादा है। इ इसका इसका बजट बजट 180 ज़्यादा मिलियन है, है। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। 180 मिलियन तो है। वो हुँ, हाँ, लेकिन जब देखी तो यार मतलब मैं डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। मूवी की स्टोरी, नैरेटिव और डायरेक्शन स्पेसिफिकली बहुत अच्छी है। काफ़ी आपको बोर नहीं होने देती बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ये मूवी। कैरेक्टर आर्क्स अच्छे हैं, जो मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जो बाकी मूवीज़ में साइड कैरेक्टर्स थे, उनको आप मेन हाँ, लाइमलाइट पे लाए हैं। तो अच्छी मूवी, मुझे तो अच्छी मूवी लगी। कुछ इसमें प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि कोई, जैसे आपको अब आदत हो गई है कि आपने अगर कोई मार्वल मूवी देखनी है ना, तो आपको एक हुँ। हैवी एंडिंग की आदत हो गई है। तो क्लिफ़ हैंगर वो चाहिए। नहीं, क्लिफ हैंगर नहीं, मैं वो कहता हूँ ना, जैसे एवेंजर्स एंड गेम में आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ी एक हाँ, हाँ, मतलब इवल फाइट होती है, एंड फाइट जिसको हाँ, कहते हैं, बहुत बड़े स्केल पे। हाँ। तो हर मार्वल की मूवी में वो एग्जिस्ट करती है। इसमें कुछ इतना खास उस टाइप का नहीं है इसमें, मतलब बिग बैंग आराम नहीं से था ही इसमें। जो है वो, हाँ, बिग बैंग नहीं था इसमें कोई। हाँ, तो हाँ, इस चीज़ की कमी थी। जो कि मैं थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड भी करता हूँ कि वो उस तरफ उनका इंटेंशन भी नहीं था वो बनाने का इस तरह की हुँ। मूवी। वो बस यही कैरेक्टर्स को थोड़ा थोड़ा सा लाइमलाइट में लेके आना चाहते थे, क्योंकि इससे आगे जो आने वाली मूवी है 2026 में आ रही है, एवेंजर्स डूम्सडे, उसमें ये सारे कैरेक्टर्स रिटर्न करेंगे।
जो और थंडरबोल्ट्स वो में इसी थे। का सीक्वल होगा, इसी का अ, कंटिन्यूशन होगी वो। हाँ, वो मेरे ख्याल से इसी की कंटिन्यूशन होगी, क्योंकि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में काफ़ी, अभी मैं स्पॉइल नहीं करूँगा, काफ़ी उन्होंने एक गिव अवे दे दिया है कि क्या क्या चल रहा होगा उस मूवी में। तो थोड़ा-सा एक टाइम जंप भी है और थोड़ा एक नई टीम भी है। तो हुँ, मूवी ऑल इन ऑल अच्छी थी। स्पेशली बकी बार्न्स जो है, सेबेस्टियन स्टैन का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें। उसकी उसकी एक्टिंग अच्छी थी, और एक जो नया सुपर हीरो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, सेंट्री, जो इस मूवी का विलन भी था, हुँ, द वॉइड के नाम से। द वर्ल्ड। उसकी भी एक्टिंग, हाँ, एक्टिंग अच्छी लगी मुझे उसकी। हाँ, लुइस पुलमैन की भी जो सेंट्री का कैरेक्टर था, उसकी भी काफ़ी लोग हम्म तारीफ़ कर रहे थे कि वो भी बड़ा ज़बरदस्त उसने काम किया है। फिर आई थिंक इसमें वो भी, हाँ, वो तो है ही, फ्लोरेंस पुग भी हैं, जो पीयू है या हम्म। पुग, पता नहीं क्या, हाँ, आई वो थिंक पीयू नाम है। फ्लोरेंस पुग, फिल्म की मेन ब्लैक लीड विडो, वही है, फ्लोरेंस। हाँ, ब्लैक ब्लैक विडो विडो, मेन लीड। फ्लोरेंस, हाँ, फ्लोरेंस प्यू ही है। हाँ, पीयू ही है, हाँ। तो वो उनकी भी कुछ लोग तारीफ़ कर रहे थे, मैं देख रहा था कुछ आर्टिकल्स में भी। हैरिसन फोर्ड तो मतलब वो तो लेजेंडरी एक्टर है ना, वो तो आप कह लो कि लाइक ही इज़ लाइक अ बिट ऑफ, जैसे वो जॉर्ज क्लूनी की हम बात करते हैं, उस कैटेगरी में आ जाते हैं, कि हॉलीवुड में हम्म। उनको उसी उसी कैटेगरी में रखा जाता है। मतलब आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इनका लेजेंडरी काम है, और पीस ऑफ वर्क भी इनका बहुत मैसिव मैसिव किस्म का है। तो उनको देख के अच्छा लगता है हमेशा स्क्रीन पे। ये आते हैं जब स्क्रीन पे, ठीक है, या जब हम जो पहले देखते थे ना, जिम कैरी के साथ जो आए थे ब्रूस अलमाइटी में, क्या नाम है उनका? अ, मॉर्गन फ्रीमैन। मॉर्गन फ्रीमैन। मॉर्गन फ्रीमैन, उनको देखते हैं, ठीक है? तो इस तरह के लेजेंडरी एक्टर्स को देखते हैं तो कहते हैं यार हाँ, इनको तो हम 20-25 साल से अब देख रहे हैं, ठीक है? जब से जब से पैदा हुए तब से ही देख रहे हैं। तो ऐसे ही है। वो एक चीज़ है। हाँ। अच्छा, मैं थोड़ा ना इसकी उस पे मैं बात करना चाह रहा था, क्या कहते हैं, डायरेक्शन पे। जेक स्क्रायर स्क्रायर ने इसको डायरेक्ट किया है। स्टोरी लिखी है एरिक पियर्सन ने। आपको स्टोरी टेलिंग कैसी लगी है स्क्रिप्ट वाइज़ मुझे या? स्टोरी टेलिंग और डायरेक्शन मुझे दोनों अच्छी लगी, क्योंकि ये इन्होंने ना बहुत ज़्यादा, इनका जो आखिरी ट्रेलर भी आया था ना थंडरबोल्ट्स का, वो भी काफ़ी ए हाँ, ट्वेंटी फोर टाइप था। अगर ए ट्वेंटी फोर टाइप मूवीज आपने देखी हो, तो हाँ, हाँ। उससे आपको पता चले कि थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं ए ट्वेंटी फोर स्टूडियोज वाले अपनी मूवीज के साथ। तो हुँ, अ, इन्होंने जो है ये नेटफ्लिक्स पे एक शो आता था बीफ के नाम से, हुँ, उसके जो क्रिएटर्स है ना, उसी ने मेरे ख्याल से ये मूवी लिखी है। आई आई थिंक सो। हुँ। तो ओके। बीफ, क्योंकि सीजन मैंने देखा हुआ है, तो मुझे तो उसकी राइटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसी तरीके के हुँ, जो इस मूवी में जो सारे कैरेक्टर्स का आपस का बैंटर है ना, वो भी काफ़ी अच्छा था। हुँ। तो मतलब काफ़ी अरसे बाद सिनेमा में मार्वल ने कुछ अच्छा प्रेजेंट किया है, आप ये कह सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक हम अब जा सकते हैं कैप्टन अमेरिका की तरफ, जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड, हमारा जो तीसरा आज का टॉपिक है हॉलीवुड का। और मुझे उसका ट्रेलर बहुत अच्छा लगा पर्सनली। उसमें सेथ रोलिन्स भी हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत मतलब फेमस रेसलर हैं, ठीक है? रेसलर जो रेसलिंग फैन्स हैं वो मेरे ख़्याल से वो देखना चाहेंगे, क्योंकि सेथ रोलिन्स इज़ अ मैसिव मैसिव नेम इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो वो इसके अंदर है। एंथोनी मैकी जो हमारा एक्टर है, वो मेन लीड में सैम विल्सन का कैरेक्टर किया है। हैरिसन फोर्ड अगेन इसमें भी है, उनका भी एक बहुत मैसिव कैरेक्टर है, हल्क है मेरे ख़्याल से इसके अंदर, है ना? हल्क ही बने हुए हैं। तो वो इसके अंदर हैं। तो अ, डैनी रमीरेज़ भी है, ठीक है? टिम ब्लेक नेल्सन भी है। तो 1 ऑवर 58 मिनट्स का ये एक एक्शन साइ-फाई वो है मूवी। तो कैसी लगी आपको ये फरासत भाई? एंड ये देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? व्हाट वुड यू से? यार, जब भी जैसे आपको पता है, अभी कुछ दिनों से जंग चल रही थी, अगर कोई घर पे बैठा हुआ था और उसके पास और कोई काम हाँ, नहीं था करने के लिए, और वो चाहता है कि 1 आवर 58 मिनट्स किल करे, तो वो देख सकता है। मैं तो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये ओके। बहुत ही बड़ा वेस्ट ऑफ मतलब टाइम थी। ट्रेलर तो अच्छा है, लेकिन मूवी आपको अच्छी नहीं लगी? मतलब मूवी उस तरह आपको नहीं लगी? क्योंकि ट्रेलर काफ़ी इंट्रिगिंग लगा मुझे। नहीं, मूवी मतलब मैं बहुत ज़्यादा बुराई नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ऐसा था नहीं हाँ, इसमें, कुछ ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे नहीं इस मूवी में।
मूवी बस एक आराम से एक पैरेलल लाइन में चलती रहती है और बस चीज़ें होती रहती हैं, कुछ एक्साइटिंग नहीं है इस मूवी में। विजुअल इफेक्ट्स भी कुछ इतने खास नहीं है। हाँ, कुछ सीन्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, स्पेशली जो शुरू का एयर जेट्स का सीन है, सॉरी फाइटर जेट्स का सीन है, वो अच्छा है। और उसके अलावा इसकी एंडिंग भी बहुत इतनी मज़ेदार नहीं है। और जो है हैरिसन फोर्ड का कैरेक्टर, हैरिसन फोर्ड की अपनी एक्टिंग अच्छी लगी मुझे इसमें, लेकिन उनका जो वो वैसे रेड हल्क प्रेसिडेंट का, बना होता है ना, वो कहते हैं हाँ कि मैं प्रेसिडेंट, वॉर प्रेसिडेंट हूँ, बोलता भी उसका डायलॉग था जो हाँ ट्रेलर में। प्रेसिडेंट रॉस बने हुआ है वो, थंडरबोल्ट रॉस। वो एक्चुअली ये वो है ये रीकास्टिंग है। इसके पहले जो थंडरबोल्ट्स का रॉस का कैरेक्टर था ना, जो पहले भी हमें मार्वल मूवीज में दिखता रहा है, उनकी राइट। एक्चुअली एक्टर की डेथ हो गई है, तो इस वजह से उन्होंने ये जो है कैरेक्टर रिकास्ट किया और हैरिसन फोर्ड ने इनको फोर्ड ने। प्ले किया। तो इस वजह से तो इस उनकी तो खैर मुझे भी होती थी थंडरबोल्ट रॉस की, इस वाले रॉस साहब की मुझे भी नहीं है। तो इस पे वो एक जोक भी करते हैं कि अगर मैं मूछें रखता तो शायद मैं इलेक्शन हार जाता। तो बस मूवी का या मतलब कुछ इतना खास मजा नहीं आया मूवी देख के ना। मेरे ख्याल से ये एक सर्टेन पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, जो कि इस वक्त जेल में है, वो भी मुझे नहीं रखते। बट यहाँ पे हम जरा आगे बढ़ जाते हैं। और डायरेक्टर इसके जूलियस ओना है। बॉक्स ऑफिस पे 415 मिलियन डॉलर इसने कमाया है। 415 मिलियन। अनबिलीवेबल नंबर्स हैं ये, अगर देखा जाए बहुत मैसिव नंबर्स हैं। और खैर मार्वल सीरीज की जो मूवीज होती हैं वो मोस्टली इसी तरह के नंबर्स करती हैं, बट स्टिल 415 मिलियन डॉलर्स। रॉब एडवर्ड्स ने स्टोरी लिखी है, तीन लोगों ने स्टोरी लिखी है इसकी, मैल्कम स्पेलमैन, डेलन मसॉन और रॉब एडवर्ड्स ने लिखी है। और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। और ऑब्वियसली मार्वल कॉमिक्स की है। तो फरासत भाई कह रहे हैं कि यार मतलब इससे बेहतर है कि आप वो जो पिछली जो हमने दो डिस्कस की हैं वही देख लो, अगर हाँ अगर वही देख लें। देखनी और है तो। क्योंकि हाँ उसकी एक वजह ये भी है ना, क्योंकि ये मूवी भी काफी सारे रीशूट से गुजरी है। हम्म, जब यहाँ पे हाँ। हैवी रीशूट, देखिए रीशूट्स तो हर प्रोजेक्ट में होते हैं, रीशूट्स होना कोई गलत बात नहीं है, वो तो हर प्रोजेक्ट में होता है। लेकिन इतने एक्सटेंसिव रीशूट्स होना जो कि स्टोरी जो है वो अफेक्ट करने लगे, तो वो फिर आपके फेवर में नहीं जाता। तो इस मूवी में भी जो है वो पहले विलन का कैरेक्टर जो था वो कोई किसी और तरीके का दिखता था, फिर उसकी लुक चेंज हुई, फिर रीशूट्स हुए, मल्टीपल स्टोरी चेंजेस भी हुए हैं इसमें। तो इस वजह से ये मूवी बहुत ही ना मतलब ब्लैंड फील होती है, ये कह सकता हूँ मैं। राइट, राइट। ओके। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसकी बात के लिए, वैसे आपको अच्छी एक्टिंग कौन सी लगी है इसके अंदर, इस मूवी में सबसे अच्छा एक्टर, मतलब एक्टर ऑफ द मूवी कौन था फॉर यू? यार इसमें तो कोई भी नहीं था। इसमें कोई भी नहीं था। नहीं, क्योंकि कुछ आपने इतना पिछली खास मूवीज में किसी। बताया है कि ये इसकी एक्टिंग अच्छी थी, तो मैंने इसीलिए पूछा है कि यार चलो हाँ, इसमें आपको इसमें तो कैसा कुछ लगा। इतना अपीलिंग एक्टिंग मुझे किसी की भी नहीं लगी इसमें मूवी में। हाँ, हाँ, राइट, राइट। अब हम आ जाते हैं मेरे ख्याल से थोड़ा देसी कंटेंट की तरफ हम आ जाते हैं, क्योंकि ओवर टू यू। वो ये, हाँ, ओवर टू मी। बाय द वे हैरिसन फोर्ड इज 82 इयर्स ओल्ड। डैम यार, इंडियाना जोन्स में हमने इनको देखा था। ही इज 82 इयर्स ओल्ड, मतलब मुझे लगा शायद 70 69 एज होगी, बिल्कुल भी नहीं लगते। ही डजंट लुक लाइक 82 एट ऑल। लाइक ही इज लिटरली अमिताभ बच्चन एज। सो वो है। हाँ, अनबिलीवेबल, मतलब मैं थोड़ा सा शॉक हो गया हूँ एज देख के। ही डजंट लुक लाइक 82। अच्छा, ब्लेड रनर में भी थे। आई थिंक ब्लेड रनर जो 2049 आई थी उसमें भी थे। तो दोनों में थे। यस, एक, हाँ, हाँ। तो बात कर लेते हैं हम लोग हुमायूं सईद और माहिरा खान की, जो है वो आने वाली है मूवी। ठीक है, पाकिस्तान में बहुत कम ऐसी मूवीज बनती हैं जिसको मैं कहता हूँ कि यार चलो यार इसमें पैसा लगा लेते हैं, शायद इसमें पैसा लगाया जा सकता है, कमर्शियल मूवी है, ठीक है। तो कमर्शियल मूवीज आजकल बन नहीं रही। आजकल मैं देख रहा हूँ हम लोग हॉरर जॉनरा को टेस्ट कर रहे हैं। दीमक आई है वो फैसल कुरैशी की, समीना पीरज़ादा है उसके अंदर, वो उसको हम टच करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पोर्ट्स की जॉनरा को हम टच करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो दनानीर मुबीन जो पहाड़ी गर्ल है, आयशा उमर जो है वो फुटबॉल कोच है, ठीक है, तो वो एक मूवी आ रही है। इस तरह के ना डिफरेंट डिफरेंट जॉनरास, अबू अलीहा डायरेक्टर हैं एक पाकिस्तान के, वो इसको कर रहे हैं ट्राई कि ये अलग अलग जॉनरास ट्राई करें, लेकिन हमें एक
ऐसी मूवी चाहिए जो कि ब्लॉकबस्टर हो, जो कि मसाला हो, जो कि कमर्शियल हो, जो कि अ, आर्ट आर्टसी मूवी फ़िल्म हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो अहमद अली अकबर जैसी जो आर्टसी मूवीज़ हैं, जैसे गुंजल उसने बनाई थी, जो कि इकबाल मसीह के ऊपर बनी थी वो मूवी। इकबाल मसीह मेरे ख़्याल से कैरेक्टर था, इरफ़ान मसीह रियल रियल लड़का था जो 90s की मूवी थी। तो उसकी वो बायोपिक उन्होंने बनाने की कोशिश की थी और मुझे बहुत पसंद आई थी वो। बट आर्टसी मूवी नहीं चलेगी बॉक्स ऑफिस पे, ये तय हो चुका है। सो नाउ वी नीड समथिंग ब्लॉकबस्टर। ये ब्लॉकबस्टर लग रहा है। अब अगर आप हुमायूँ सईद का रिकॉर्ड देखेंगे तो वो हर मूवी उनकी 30 करोड़ से ऊपर जाती है बॉक्स ऑफिस पे। और पाकिस्तान में 30 करोड़ करना, मैंने पहले भी बताया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिनेमाज़ ही 90 है या 85, ठीक है? हुँ, तो हमारा यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मद्देनज़र रखते हुए 30 करोड़ इज़ लाइक 300 करोड़ फॉर अस। सो मुझे ट्रेलर अच्छा लगा है। आई माइट गो एंड वॉच इट, आई माइट। वही बात है ना, टिकट क्योंकि इतना महँगा है, 850 का टिकट होता है या तो 1100 का टिकट होता है, ये हमारे यहाँ पे। तो इस तरह से वो सीन है, तो मुझे अच्छी लगी, डायरेक्शन अच्छी है, लोकेशंस अच्छी हैं, लंदन में जाके शूट किया हुआ है। माहिरा खान की एक अपनी स्टार पावर है, ठीक है? वो ऑब्वियसली हुँ, बॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं, हमारी सबसे बिगेस्ट सुपरस्टार फीमेल में अभी वही है। मैं तो कहूँगा कि माहिरा खान ही है। सेकंड आप कह सकते हो शायद महविश हयात है, क्योंकि उन्होंने मार्वल सीरीज़ में काम किया हुआ है। वो आपको पता ही है फरासत भाई, वो जिसमें हुँ, 1957 का पूरा सीन है, फवाद खान को पार्टीशन दिखाया था। क्या कहते हैं, पॉलिटिशियन दिखाया था। तो फवाद खान भी बेचारे वो हमारे सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन उनके साथ हैंड हो गया है अभी रिसेंटली। उनकी वानी कपूर के साथ मूवी जो आने वाली थी, वो पाकिस्तान में रिलीज़ करने वाले थे 9th मई को। हुँ, 9th मई को वो रिलीज़ करने वाली थी। बट वही है कि फिर आपने फिर सिचुएशन देखी है कि क्या हुआ है। सो आई थिंक मेरे ख़्याल से मैंने माइंड नहीं बनाया, लेकिन शायद मैं ये मूवी देखने चलूँगा। ईद-उल अज़हा पे ये मूवी आ रही है और कहानी इसकी अभी तक जो मुझे पता चली है वो ये है कि हुमायूँ सईद जो है वो एक सीईओ होता है, बिज़नेसमैन होता है, ठीक है? और वो बड़ा ये कहते हैं ना दिल फेंक किस्म का आदमी होता है, ठीक है? या वुमनाइज़र होता है, काइंड ऑफ लाइक दैट। इसमें पॉप कल्चर्स के बहुत अच्छे रेफरेंसेस दिए हुए हैं, क्योंकि 3 लड़कियों के साथ अफ़ेयर होता है हुमायूँ सईद का, तो वो तीनों लड़कियाँ जवाब में आके कहती हैं, वो हुमायूँ सईद ट्रेलर में बोलता है ना कि मैं ही तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीद हूँ। तो वो आगे से कहती हैं कि तुम ठीक कह रहे हो बिलावल, तुम ठीक कह रहे हो इमरान, तुम ठीक कह रहे हो नवाज़। तो वो जो वासिफ चौधरी की जो राइटिंग है ना, वासिफ चौधरी अ, को सबको पता है, वो मज़ाक रात के शो में आते हैं। तो वो जो हाँ, राइटिंग है, इट इज़ लाइक फुल ऑफ पॉप कल्चर। फिर वो प्रोग्राम तो बढ़ गया वाला जो डायलॉग एक आया है बीच में, वो भी आप देख सकते हाँ, हैं बोलते हैं। तो पॉलिटिकल जो रिटोरिक है और जो पॉलिटिकल जो हमारा पॉप कल्चर का हिस्सा है ना, जो जुगतबाज़ी है, वो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, नेक्स्ट लेवल पे। और वो वासिफ चौधरी की स्पेशलिटी है, वो जब स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसके अंदर ये होता है। जैसे खलीलुर रहमान का जब हम देखते हैं ड्रामा या कोई मूवी, तो उसमें बुलशिट तो होती ही है बहुत ज़्यादा, वो तो मैं मानता हूँ। लेकिन उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी होती है, डायलॉग बहुत अच्छा होता है। हुँ, जब कोई उनका जो एक्टर डायलॉग डिलीवरी कर रहा होता है, तो ऐसा लगता है खलीलुर रहमान ही बोल रहा है, उसके अंदर से खलीलुर हुँ, रहमान बोल रहा है। तो वो ऐसा ही फ़ील होता है। सो वो मुझे अच्छा लगा है। दूसरा इसमें रमशा खान है, पाकिस्तान की अनुष्का शर्मा उनको बोला जाता है, ठीक है। इसमें सुहाई अली आबरो है जो प्यारे अफ़ज़ल में मोस्ट फ़ेमसली उन्होंने एक बड़ा मैसिव किस्म का किरदार किया था। अभी वो ये जो फरार थी हमज़ा अली अब्बासी का जो ड्रामा है रिसेंटली ग्रीन टीवी पे बहुत हिट हो गया। उसके अंदर भी लोग जो जिन्होंने फरार देखा है दे नो दिस कि वो उसके अंदर भी थी, ठीक है। फिर जेंटलमैन जो खलीलुर रहमान का ड्रामा आया था हुमायूँ सईद के साथ, उसके अंदर वो भी वो थी। सो कास्ट बहुत बड़ी है। अब क्या कास्ट स्टोरी लाइन के साथ लिव अप टू करेगी या नहीं करेगी, वो मुझे जो है ना लगता है कि दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। लेकिन एक बहुत अरसे के बाद हम थोड़ा हॉरर जॉनरा से निकल के, आर्टसी सिनेमा से निकल के हम कमर्शियल की तरफ जा रहे हैं। एंड आई एम थैंकफुल कि हम कमर्शियल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमें एक डेस्परेटली एक 50 करोड़ की हिट मूवी चाहिए जो बॉक्स ऑफिस पे कुछ बिज़नेस करे। क्योंकि हमारा सिनेमा ठप होता जा रहा है। हमारे 15 सिनेमाज़ लास्ट ईयर ठप हो गए पाकिस्तान में, खत्म हो गए। हाँ, ये काफ़ी तो अनफॉर्च्यूनेट है मतलब हमें हाँ, मौला जट के बाद कोई भी एक ब्लॉकबस्टर देखने को नहीं मिली और मौला जट हाँ, मेरे ख़्याल से कब आई थी? 2022-23 में आई थी आई थिंक। तो 22 में। काफ़ी, हाँ, 22 में आई थी, तो काफ़ी टाइम हो गया मौला जट को आए हुए और कोई कमर्शियल मूवी नहीं आई। और जहाँ तक हुमायूँ और मायरा खान की बात है तो वो ऑब्वियसली क्राउड पुलर्स तो हैं दोनों। तो एग्ज़ैक्टली। दोनों का कमबैक ऑन स्क्रीन में एक साथ पेरेंट्स जो है वो मेरे ख्याल से बिन रॉय के बाद हुआ है। बेन तो रॉय के बाद। हाँ, तो ये देखने वाली होगा कि ऑन स्क्रीन उनकी केमिस्ट्री कैसी लगती है।
तो डेफिनेटली हाँ, एक्साइटेड तो है। अब टिकट महंगा है तो लेकिन क्या करें, लेकिन वो फिर एक अंदर से जागता भी है ना कि पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट भी करना है। तो जब मैं सपोर्ट करना कैप्टन है, हाँ। अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड जैसी मूवी देखने जा सकता हूँ सिनेमा में, तो पाकिस्तानी मूवी भी देख हाँ, लेंगे यार, कोई मसला नहीं है। एग्जैक्टली मतलब कैप्टन अमेरिका ने भी ठीक ठाक बिजनेस किया है पाकिस्तान के अंदर, तो अगर वो आप हम्म। देख सकते हो, जो कि फरासत भाई के मुताबिक इतनी अच्छी मूवी नहीं है जितना लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो हम्म। ये कि देन व्हाई कैंट यू वॉच दिस वन। बट मेरे हिसाब से मुझे वासे चौधरी की राइटिंग पे भरोसा है, क्योंकि उस बंदे ने जवानी फिर नहीं आनी लिखी है, उस बंदे ने जवानी फिर नहीं आनी 2 लिखी है, और वो सारी मूवीज है जो कि 70 करोड़ से ऊपर बिजनेस किया है जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर, 70 टू 50 करोड़ से ऊपर की है। 70 करोड़ हम्म। पाकिस्तान में करना इज अ मैसिव थिंग, मैसिव थिंग। तो वो वासे चौधरी ने डिलीवर किया हुआ है पहले विद हिज स्क्रिप्ट राइटिंग। तो ही इज अ गुड, मतलब उसका स्क्रीन प्ले अच्छा है, नदीम बेग का स्क्रीन प्ले अच्छा होता है, ही डायरेक्ट्स वेरी वेल। उनको मूवीज डायरेक्ट करना अब आ गई है वक्त के साथ साथ, 10 साल से वो डायरेक्शन में है। तो 10 साल में उनको समझ आ गई है कि कैसे अब डायरेक्शन करनी है। मुझे लग रहा है ये हिट होगी। क्या ये कायदे आजम जिंदाबाद जितनी बड़ी हिट होगी जैसे वो 30-35 करोड़ कर गई थी, हो सकती है। लंदन नहीं जाऊंगा 50 करोड़ करोड़ कर गई थी, अब लंदन नहीं जाऊंगा जितनी हिट होगी कि नहीं, वो एक एक अलग डिबेट है। बट आई थिंक दिस इज अ हिट मूवी, ऑलरेडी मैं देख के बता सकता हूँ, ट्रेलर देख के, कि ये मूवी चल जाएगी। और अभी जो पाकिस्तान के लिए सेंटिमेंट है, एक अलग से हमारा अंदर एक अलग पेट्रियाटिज्म जाग चुका है, ठीक है, जो अभी सारा कुछ हुआ है, शायद इस मूवी को सपोर्ट मिल जाए। लेकिन मैं आपको एक स्टैट बताता हूँ, ईद उल फितर में जितनी मूवीज आई थी, 2 महीने पर पुरानी बात है, किसी मूवी ने 1 करोड़ भी नहीं किया, पाकिस्तानी मूवी ने 1 करोड़ भी रियली? क्रॉस नहीं किया। हाँ, एक मूवी, एक पाकिस्तानी मूवी ने भी। क्योंकि ऑब्वियसली हॉलीवुड साथ में लगती है, तो आपका कंपटीशन होता है उसके साथ, और आप उसके साथ हम्म। कम्पीट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज योर मूवीज आर नॉट गुड इनफ, सिंपल एज दैट। तो आपको कंटेंट अच्छा बनाना पड़ेगा। कंटेंट हाँ, तभी अच्छा जाहिर सी बनता है जब बात है। हम जैसे लोग, हम जैसे ओरेटर्स जो हैं, जो फैंस हैं, वो उस पे तनकीद करेंगे, तभी अच्छा बनेगा कंटेंट, वरना वरना कंटेंट भी अच्छा नहीं बनेगा। बिकॉज इफ नोबडी केयर्स देन व्हाई वुड दे इम्प्रूव इट, वही चीज है। सो वो है। और मेरे ख्याल से इस पे इतनी ही बात करना काफी था। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आ जाते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि होने वाला है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, और फरासत भाई के ऑलरेडी पसीने छूट रहे हैं जैसे ही मैं इस टॉपिक की तरफ अप्रोच करने वाला हूँ। फरासत भाई, ठीक है, मैं आपको एक चीज यही बताऊंगा कि एक मूवी थी जो 2022 से कह रहे हैं कि रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है, शोएब मंसूर की मूवी। अब शोएब मंसूर मंसूर वो बंदा है जिसने खुदा के लिए बनाई थी, और उस टाइम 40 सिनेमाज होते थे, और वो 40 सिनेमाज में ब्लॉकबस्टर हिट हो गई थी वो मूवी। उस टाइम पाकिस्तान 40 सिनेमाज होते थे, ये उस टाइम 2007 की बात हो रही है। अब आप देखेंगे तो नाउ वी हैव सीन के थोड़े ज्यादा सिनेमाज हैं, नंबर थोड़ा डबल हो गया, लेकिन हाँ इतना नंबर नहीं है, 80-85 सिनेमाज है। ये मेरे ख्याल से राइट टाइम था कि इस मूवी को रिलीज कर दिया जाता, अगर, क्योंकि एलिजिडली ये क्लेम किया जा रहा है, हमें नहीं पता क्योंकि मैंने तो इसका फाइनल कट देखा नहीं है, बट एलिजिडली ये क्लेम किया जा रहा है कि ये मूवी एंटी इंडिया है, ठीक है, और आईएसपीआर ने ये मूवी बनाई है। काफी मेरे दोस्त हैं वो, मेरा एक दोस्त है वो शेर दिल में उसने काम किया है, मिकाल जुल्फिकार की मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर वो रह चुका है। उससे मैंने पूछा, वो आईएसपीआर में पहले काम करता था, तो ही टोल्ड मी कि ये आईएसपीआर के अम्ब्रेला के अंडर बनी है। तो अगर ये आईएसपीआर के अंडर है, और उन्होंने इसलिए रिलीज नहीं की कि यार ये एंटी इंडिया है, और 2022 में हमारे थोड़े अच्छे ताल्लुकात थे, मतलब ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतरी की तरफ जा रहे थे उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा इसको रिलीज नहीं करते, और इसको हम थोड़ा सा मतलब शेल्फ नहीं करते बट पोस्टपोन कर देते हैं 2-3 साल। अब 3 साल गुजर गए, अभी तक इस मूवी को रिलीज नहीं किया जा रहा। माया अली ने ये कहा है कि, मैंने उनकी स्टोरी देखी तो उन्होंने बोला कि ये मूवी कंप्लीट हो गई है, इसकी पोस्ट प्रोडक्शन भी कंप्लीट हो चुका है, पोस्ट प्रोडक्शन जो है। तो अगर ये सब कंप्लीट हो गया है, तो फरासत भाई वैसे आपको क्या लगता है क्यों नहीं होने दी जा रही है रिलीज? बट 2022 में तो आप सही कह रहे हैं कि थोड़े से सेंटिमेंट्स अच्छे ही थे इंडिया पाकिस्तान के आपस में। और मैं तो कहता हूँ 2 हफ्ते हाँ, तक भी इसी तरह का माहौल था। ये जब से इंडिया में जो पहलगाम अटैक हुआ है, ये उसके बाद से ही सारा मसला शुरू हुआ है। तो जहाँ तक मूवी की बात है, सबसे पहले तो ये बात है कि अगर आईएसपीआर के अंडर बनी है तो आईएसपीआर ही उसको रिलीज करने में रिलक्टेंट क्यों है। अगर हाँ, सिर्फ 2024 में ही देखा जाए तो इंडिया में कम से कम 3-4 एंटी पाकिस्तान मूवीज तो बन के रिलीज हो चुकी हैं अब तक, सिर्फ 2024 की बात करूं तो।
तो टाइगर एक अगर एक एक एग्जांपल है, ऋतिक रोशन की जो आई हाँ थी वो तो बनी ही कश्मीर के ऊपर थी। हाँ, वो तो हाँ बनी ही तो उस पे। तो अगर एक हमारी तरफ से भी निकल जाएगी तो उसमें मुझे नहीं लगता है कोई बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये इतना कि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ मुझे लगता है कि ये चीज़ शोएब मंसूर साहब के लिए बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि बिल्कुल, उन्होंने उनका 5 एक साल लगाए हैं, पैटर्न, 5 साल लगाए मूवी पे। एग्जैक्टली, और उनका एक पैटर्न चलता हुआ आ रहा है। अगर आप नोट करें तो खुदा के लिए से उनके जो उनका सफ़र जो शुरू हुआ है, हाँ, जो जो कि कह सकते हैं कि एक सिनेमा का रिवाइवल था, उसके बाद से ही सिनेमास बनना शुरू हुए, वो रिवाइवल अभी तक चल रहा है, वो हुआ नहीं अभी तक। या तो उनकी मूवीज़ का अगर आप एक पैटर्न देखें तो उनकी मूवीज़ के नाम है खुदा के लिए बोल वरना आसमान बोलेगा। हुँ, तो खुदा के लिए अच्छा, बोल वरना, ये तीनों मूवीज़ आ चुकी हैं, अब आसमान बोलेगा रहती है, तो वो उनका भी वो मिसरा आधा अधूरा रह जाएगा अगर ये मूवी रिलीज़ नहीं होगी तो। हाँ, तो मेरे ख़्याल से रिलीज़ करने में अगर कुछ बहुत ही कुछ सेंसिटिव चीज़ें हैं तो उसको उसके रीशूट्स हो सकते हैं, और मुझे नहीं लगता आईएसपीआर के पास बजट के कोई इश्यूज़ हैं या कंस्ट्रेंट्स हैं। उसको सेंसर किया जा सकता है मेरे ख़्याल से। आप सेंसर कर दें, इतना तो आप हाँ ना, अब सेंसर कर दें। आपने सेंसर तो ज़िंदगी हाँ, हर तमाशा आपने कंटेंट इतनी सेंसर हो सेंसर रहा कर है। दी कि वो यूट्यूब पे रिलीज़ करनी पड़ गई। वो यूट्यूब पे रिलीज़ करनी पड़ गई, इतनी आपने सेंसर कर एग्ज़ैक्टली, दी। सेंसरशिप से तो हर कंटेंट गुज़र रहा है ना यहाँ पे, तो एक मूवी आप और भी अपनी तरफ से, या तो आप किसी और इवेंट के लिए वो मूवी बचा के रखना चाहते हैं, तो इससे अच्छा इवेंट तो और कोई नहीं हो सकता उसके लिए। तो एग्ज़ैक्टली, मुझे लगता है उसको अब एग्ज़ैक्टली। रिलीज़ करने में कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए। और देखो, अभी काफ़ी अगर इंडियंस मुझे देखते हैं, मैं ये ज़रा क्लैरिफ़ाई कर दूँ। जब खेल-खेल में आई थी, हुँ, उसमें बाकायदा ये प्रोपेगेंडा दिखाया गया था कि 1971 में इंडिया का हाथ था। मैंने उसको हुँ, अपोज़ किया था। मैंने उस चीज़ को अपोज़ किया था क्योंकि सैयद मुज़म्मिल शाह हो गया, शहज़ाद ग़याज़ हो गया, ये सारे जर्नलिस्ट हैं, ये इस चीज़ को नहीं मानते। मैं भी नहीं मानता कि उसमें सिर्फ़ इंडिया का हाथ था, ठीक है? तो उसमें काफ़ी फैक्टर्स थे। लेकिन उस मूवी में क्या किया गया, नबील कुरैशी जो डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा जी नहीं, सिर्फ़ इंडिया का ही गलती थी और सारा इल्ज़ाम हमने उस पे लगा दिया। मैंने इस चैनल पे बैठ के, मीरब मेरे साथ उस वक़्त पॉडकास्ट करती थी, मैंने चैनल पे बैठ के बोला कि ये जो प्रोपेगेंडा मूवी बनाई गई है, इसमें बिल्कुल फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया गया है, बिल्कुल झूठ फैक्ट्स दिखाए गए हैं, ठीक है? मैंने ये बात की। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यार अगर अगर इस तरह का माहौल है, गर्म माहौल है बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, तो निकाल लो यार एक प्रोपेगेंडा मूवी। वो 1000 निकाल लें तो आप 1 निकाल लो, क्या इसमें क्या होता है? हमने हाँ, कोई बहुत सी कोई मूवीज़ फ़र्क में नहीं पीस की पड़ेगा। भी बात की है। हाँ, हमने बहुत सी एग्ज़ैक्टली। मूवीज़ में पीस की भी बात की है। जैसे आपने बजरंगी भाईजान में पीस की बात की है, हमारी भी इस तरह बहुत सी मूवीज़ हैं। कायदे-आज़म ज़िंदाबाद में हमने पीस की बात की है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड द रीजनल स्टेट्स अराउंड पाकिस्तान। हुँ, तो हमने पीस की बात की है उसके अंदर। खेल-खेल में येस हमने इंडिया पे इल्ज़ाम ठीक है लगा दिया, लेकिन बांग्लादेश के साथ हमने बात की कि पीस लेके आते हैं, अपने बीच में पीस लेके आते हैं, जो हमारे बीच में दरारें हैं उसके बीच में पीस लेके आते हैं। वो हमने बात की थी। खेल-खेल में मैं तकरीबन 3-4 मरतबा देख चुका हूँ, उसमें अली ज़फ़र का कैमियो भी था, सज्जल अली और ये बिलाल अब्बास ये सारे। सो यही मैं कह रहा हूँ कि आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। और जिन लोगों ने 5 साल मेहनत की है ना इस मूवी पे, उनका वो वक़्त ज़ाया नहीं होना चाहिए। जिन्होंने 5 साल लगा के इस मूवी पे मेहनत की है, जिनका बजट लगा है, जिनका पैसा लगा है, वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। शोएब मंसूर का टाइम ज़ाया नहीं होना चाहिए। और इमाद इरफ़ानी तो अब बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो गए हैं। उन्होंने अभी कभी मैं कभी तुम में फ़हाद मुस्तफ़ा के साथ उनका एक बड़ा मैसिव किस्म का रोल था, नईमा भट्ट के हस्बैंड बने होते हुए। तो हुँ। वो ए उस उसकी वज़ह से वो काफ़ी काफ़ी फ़ेमस हो गए। बट कहने का मकसद ये है, प्रोपेगेंडा और नो प्रोपेगेंडा, चाहे एंटी इंडिया है, चाहे फॉर इंडिया है, आई थिंक फ्रीडम ऑफ स्पीच का तकाज़ा यही है कि मूवीज़ को रिलीज़ करते रहना चाहिए। जब मैंने ज़िंदगी तमाशा देखी, मुझे उसमें कुछ भी गलत नहीं लगा, जब मैंने वो यूट्यूब पे देखी। तो आपने उसको हाँ, तो इतना सेंसर आप किया है। फैसला हाँ, आप फैसला पब्लिक पे छोड़ देना। हाँ, अगर अच्छा कंटेंट नहीं होगा तो पब्लिक खुद ही उसको रिजेक्ट कर देगी। एग्ज़ैक्टली। वो खुद ही रिजेक्ट कर देगी और हमारी अवाम तो हमेशा रिजेक्ट कर देती है। हमारी अवाम ने उम्र अयार को नहीं छोड़ा। उम्र अयार 70 करोड़ पे मूवी बनी थी, बजट था उसका, 70 करोड़ पाकिस्तानी मुझे रुपीज़। मुझे लगता है हमारी आवाम जितनी हमारी अपनी मूवीज़ पे क्रिटिकल है और किसी की मूवीज़ पे क्रिटिकल नहीं है। और किसी का नहीं है और किसी भी मूवीज़ पे क्रिटिकल नहीं है बिकॉज़ दे वांट द लेजेंड ऑफ मौला जट। अच्छा, द लेजेंड ऑफ मौला जट क्यों क्यों वो हुई वो क्यों हुई क्या कहते हैं, इतनी 300 करोड़ वाली ब्लॉकबस्टर क्यों बनी? वो पंजाबी मूवी थी। पंजाबी मूवीज़ पाकिस्तान में हमेशा चलती हैं,
हमेशा चलती हैं पाकिस्तान, ऑलवेज़। उर्दू जो मैंने देखा है ना, बहुत कम होती हैं जो 100 करोड़ कर जाएँ। मैंने नहीं देखी कौन-सी है 100 करोड़ वाली। मैंने अभी तक नहीं देखा कौन-सी पाकिस्तानी मूवी है जो उर्दू में थी। उर्दू उसका क्या कहते हैं लैंग्वेज थी कंप्लीटली और वो 100 करोड़ कर गई। मैंने अभी तक नहीं देखी। द 100 मोस्ट करोड़, जिसने की है हाँ। जवानी फिर भी आनी 2 है। जवानी फिर भी आनी 2 है उसके 70 करोड़ है। सो वो एक चीज़ है। दूसरा मैं एक एक लास्ट एग्ज़ाम्पल दूँगा इसी के अंदर। मेरे ख़्याल से हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर हम ये इस तरह की मूवीज़ बना रहे हैं ना, जैसे हमने खेल-खेल में बनाई है, ठीक है? हमने वो बना दी। फिर जवानी फिर नहीं आनी 2 में हमने एक इंडियन एक्टर लिया। उसमें एक हम्म। इंडियन एक्टर था जवानी फिर नहीं आनी 2 में, ठीक है? और हमने उसमें क्या कहा, पीस का पैगाम दिया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हमने कहा पीस होना चाहिए। कुबरा खान क्या थी? इंडियन थी उस मूवी में। हम्म। कुबरा खान हम्म। वाज़ एन इंडियन इन दैट मूवी। हुमायूँ सईद वाज़ अ पाकिस्तानी गाय। हमने लव और पीस का पैगाम दिया उस मूवी के अंदर, जवानी फिर नहीं आनी 2 में। अभी फिरोज़ खान की एक मूवी आ रही है, उसमें थ्री इडियट्स के जो आर माधवन है, थ्री इडियट्स के जो फरहान था, वो उसका कैमियो है उसके अंदर। गीतिका के तिवारी किसमें? उसके अंदर है, वो जो फरहान नहीं था ये थ्री इडियट्स का, किसका फरहान। किसमें कैमियो है? ये जो फिरोज़ खान की मूवी आ रही है लक लग गई, पाकिस्तानी अच्छा। मूवी है, डायरेक्टर पाकिस्तानी है, डायरेक्टर हम्म। पाकिस्तानी है और जो क्या कहते हैं राइटर है वो इंडियन है, लेकिन डायरेक्टर पाकिस्तानी है, जो बाकी सारे मेन क्रू है पाकिस्तानी है। जो उसकी हम्म। लीड हीरोइन है गीतिका तिवारी, वो इंडियन ड्रामास में काम करती है, हमने उसमें इंडियन कास्टिंग की हुई है। क्या वो मूवी भी फिर रिलीज नहीं होगी? मतलब अगर आप कह रहे हो कि यार आसमान बोलेगा इंडियन एंटी इंडिया है, ठीक है, आप कह रहे हो एंटी हम्म। इंडिया गवर्नमेंट कह रही है, फिर तो वो मूवी भी नहीं रिलीज होनी चाहिए। उस पे फिरोज खान 4 साल से काम कर रहे हैं, तो किस किस को बैन किया जाएगा? किस किस आर्ट को आप बैन करेंगे पाकिस्तान में? मुझे ये नहीं समझ तो आता। बैन बैन करने का कोई रीजन समझ में नहीं आता ना। अब देखें, अब बिला वजह की सेंसरशिप है ना। अब 18-19 महीने से ट्विटर बैन है। अभी जंग शुरू हुई तो फौरन खुल गया। तो भाई बंद हाँ। करने का रीजन क्या था अगर अभी खोल दिया है तो? और अगर अब जब जंग खत्म हो गई है तो क्या अब ट्विटर दोबारा बंद हो जाएगा? आप फिर ये भी बताया तो फिर सेंसरशिप का कोई पॉइंट नहीं नजर आता ना। तो आप हम्म। आवाम पे छोड़ दें। आप सबसे पहले तो ये करें कि अगर आपको कोई सेंसिटिव मटेरियल लग रहा है, आप उसको जो है आवाम आवाम को पावर दें इतनी कि वो खुद रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे। बाद में आवाम की मर्जी है कि भाई वो देखे ना देखे। जब उसके नंबर्स अच्छे नहीं होंगे, उसी खुद ही उसी तरफ कंटेंट मूव हो जाएगा जब उसको वो नंबर एक्सपेक्टेड नंबर्स नहीं मिलेंगे। हाँ। ट्रू। ट्रू, बिल्कुल। तो यही है यार, मैं यही कहूंगा कि लेट्स टॉक अगेंस्ट xenophobia. Let's not hate any kind of country. Let's talk about peace and let's open a way for reconciliation. क्योंकि अगर रिकंसिलिएशन नहीं होगी तो ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स ठप होते रहेंगे, बंद होते रहेंगे। और मैं तो ये मानता हूँ कि आर्ट को रोकना नहीं चाहिए। आपने जितनी सेंसरशिप करनी है आप करें, लेकिन आप मूवी को रिलीज होने से ना रोकें एट द एंड ऑफ द डे। वो मेरा मेन चीज़ होती है कि मैं कैंसल कल्चर के मैं सख्त खिलाफ हूँ। सो वो है। बाकी एनी लास्ट वर्ड्स फरासत भाई? नहीं, बस यही है कि अभी अगर कोई हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स के बारे में एक्साइटेड है तो अभी 2025 में काफ़ी सारे आ रहे हैं। जुलाई में सुपरमैन है, फैंटास्टिक फोर है, F1 है। हुँ, ये सब प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो हम लोग भी अब कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते शो लाएं, कुछ ना कुछ जो नई खबरें हों वो आप तक पहुंचाएं। हुँ, तो चैनल को ज़रूर, सब्सक्राइब करें। ज़रूर। चैनल सब्सक्राइब कर दें यार और लाइक ठोक दें यार, लाइक नहीं ठोकते यार तुम लोग, तो ये बड़ा मसला है। तो गाइज़ ये ज़रूर कर देना और फरासत भाई का इंस्टाग्राम हैंडल मैं दे दूँगा क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में। डू चेक आउट हिज़ हैंडल, फॉलो हिम एंड आई विल सी यू सून। टेक केयर। बाय बाय। वी विल सी यू सून। बाय बाय। हस्ता la vista. गुड नाइट। अल्लाह हाफ़िज़।